तो देखो क्या होता है, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल ओवरी। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। और का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सिंगल ओवरी का स्ट्रक्चर कि एवरी टाइम एट एवरी मंथ और एवरी 26 और 27 डेज ऑफ साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14 डे पे होता है वो एक रिलीज होता है, और ये जो ओवा रिलीज होता है ये ओवरी से रिलीज होता है, और हर बार सिंक्रोनाइजेशन के वे में एक ओवरी एक एग रिलीज। मतलब अगर इस मंथ फर्स्ट राइट ओवरी ने रिलीज किया है एग, नेक्स्ट टाइम जो होगा वो लेफ्ट ओवरी रिलीज करेगी। ऐसा अल्टरनेट होता है और ऐसा ही फॉलो होता है। एक्चुअल क्या कारण है या क्या रीजन है, ये जो रिदम होती है, सर्केडियन रिदम होती है, कैसे फॉलो होती है, इसको किसी को नहीं पता कि ये हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है कैसे फंक्शन करती है। बायोलॉजी वे को अभी तक ये बात नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार इस बार सिंक्रोनाइजेशन, पहले लेफ्ट ओवरी फिर राइट ओवरी फिर राइट ओवरी, ऐसे क्यों होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, दैट इज ट्रू। अब देखो क्या है कि ये जो ओवरी है, तो सिंपली हमने पढ़ा था, ये हमारा यूट्रस। अच्छा, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा सर, मैं लास्ट क्लास में अच्छा नहीं थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो लास्ट क्लास में जब आयशा, लास्ट क्लास पे हमने पहले क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव यस सिस्टम में सर। पहले हमने मेल, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा, उसके बाद यस सर। पढ़ा, है ना, और टेस्टिस में कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडमिस वगैरह में कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो हमने पढ़ा। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आप एक बार वीडियो ले लेना, है ना, इसका जिसे कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। ओके तो सर। मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया कि यूट्रस में तीनों जो लेयर होती है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, है ना, वो सब मैंने बताया कैसे बनती हैं, कैसे वो डिके होती हैं, कैसे डिग्रेड होती है, कार्टिलेजेस से कैसे ओवरी टिकी हुई होती है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये सब जो नॉर्मल फीचर्स थे मैंने लास्ट क्लास में बता दी। अब इस क्लास में, है ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा है वो ये था जो मैं बता रहा हूँ। सर मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम भी हो गया। हाँ, थोड़ा तेज बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम भी हो गया। नहीं, मेमोरी ग्लैंड अभी नहीं बताया, मेमोरी ग्लैंड बताऊंगा, उसका डायग्राम नहीं। अभी हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो ये हो गई हमारी फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के आखिरी में मैं ये सब बता चुका हूँ कि फेम्ब्रेनेई का क्या फंक्शन होता है, एम्पुला से फंक्शन करती है, कितनी बड़ी होती है। और ये वाला पार्ट हमारा सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, है ना, ये वाला पार्ट। और ये हमारी सेकेंड फेलोपियन ट्यूब हो गई। और इसमें अब इसमें एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये जो पूरा डायग्राम है, हम लोग ये वाला डायग्राम पढ़ रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको इनलार्ज करके। अब देखिए यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं कि ये आर्टरीज और वेन्स है ना, मतलब ये हमारी क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज है ना। तो हमारे ये, दिस इज वेस्कुलर टिश्यूज, है ना, ये दे आर ब्लड वेसल्स, है ना, जो कि न्यूट्रिशन को लाने का फंक्शन करती हैं ओवरी के अंदर, और हार्मोन्स को लाने का फंक्शन करती हैं, न्यूट्रिशन को लाने का फंक्शन करती हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालने का फंक्शन करती हैं। ये बाहर की तरफ जो आपको वॉल दिख रही है, इस वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो है, पेरिटोनियम ओवरी के एक्सटर्नल वॉल्स को बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी फीमेल बर्थ लेती है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेल्स में क्या होता है कि मेल्स जब प्यूबर्टी को अटेन कर लेते हैं, मतलब कि 13 ईयर के आसपास, जब 11 टू 13 ईयर के मेल्स होते हैं, तो उस समय उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी।
लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल जब कोई बॉर्न होती है तो बर्थ लेने से पहले ही किसी फीमेल में जो एग का स्टॉक होता है वो फिक्स हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें प्राइमरी जो एग्स होते हैं वो 60,000 के आसपास जो एग्स होते हैं उनका स्टॉक किसी भी फीमेल के पास होता है। पहले क्या होता है तो समझिए, मतलब कि जिसको हम oogenesis बोलते हैं या एग का फॉर्मेशन, वो किसी भी फीटस में स्टार्ट हो जाता है जब गर्ल बर्थ नहीं लेती है, उसके पहले ही उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन उनका फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स ये बनती कहाँ है? अब ये समझने वाली बात। अब आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये जो ओवरी के जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो बीच वाला जो ग्राउंड पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू है, इस ग्राउंड टिश्यू को सर बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो बताया प्राइमरी वाला, ये एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ अभी। ठीक है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपसे ये बताया कि जब कोई भी फीमेल बेबी है ना, फीमेल जो फीटस इनफैक्ट कहेंगे, तो फीमेल फीटस जब अपनी मदर के अंदर होता है, वो बर्थ नहीं रही होती है, उस समय उसकी ओवरी में एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो कोई भी जब फीमेल बर्थ लेती है या फीमेल फीटस बर्थ लेता है, तो फीमेल जो बेबी होता है उसके पैदा होते समय ये फिक्स हो चुका होता है कि उसके अंदर कितना एग का स्टॉक है, मतलब वो मैक्सिमम कितने एग अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करती है, ये तय हो चुका होता है जब वो बर्थ लेती है। उसी टाइम पे होता ये है कि फीमेल, मैं वही बताने वाला था, तो ये हो के बाहर की वाल पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम के नीचे आप देखेंगे कि एक और लेयर होती है। अब ये जो पेरिटोनियम की, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, पेरिटोनियम के नीचे यहाँ पर एक लेयर होती है, ये लेयर, ठीक है, जस्ट पेरिटोनियम के नीचे। ये पेरिटोनियम के नीचे जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर है ना, ये कैसी एपिथेलियल है? इसे जर्म सेल्स बनेंगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियम। आपको सब दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड में? दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, हाँ जी। जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है, ये इस तरह की, इसमें क्यूबॉइडल क्यूब शेप सेल्स होती है। ये जो क्यूब सेल्स होती हैं, अब एग कैसे बनता है, एग का प्रोडक्शन वो हम लोग oogenesis में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूं। अभी किसी भी बच्ची ने बर्थ नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भी जो जर्मिनल एपिथेलियम है या जो एपिथेलियल लेयर है, इन जर्मिनल एपिथेलियल से हम लोग यहाँ पे एग मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। एग मदर सेल, एग मदर सेल डिवाइड करती है, और डिवाइड करके किस चीज का फॉर्मेशन करती है? सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्राइमरी फॉलिकल्स का। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल एक इस तरह का कवर है, ये ऐसा एक कवर है जिस कवर के अंदर एक जो प्राइमरी एग है वो पैक्ड है ना। तो इस तरह से ये हमारे जो है, दिस इज एग। तो ये प्राइमरी जो एग है ये अभी इसके अंदर पैक्ड है, इससे एग का फॉर्मेशन होगा मैच्योर एग का। ये मैच्योर नहीं हुआ है ना, तो इसमें फर्स्ट डिवीजन होता है, और यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल के ही स्टेज में यहाँ पे डिवीजन पॉज हो जाता है। तो क्या हुआ, किसी भी ये बर्थ लेने से पहले किसी भी फीमेल के अंदर यहाँ पर ये डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन होने के बाद प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है, जिसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं, और प्राइमरी oocyte बोलने के बाद यहाँ पे पॉज हो जाता है। पॉज हो जाने के बाद इसी स्टेट में वो रहती है। इसके बाद जब वो बर्थ ले लेती है, तो यहाँ पर पॉज होकर के बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई, और इन पे पॉज लग गया, स्टॉप का एक बटन लग गया, पॉज कर दिया गया। अब ये पॉज दोबारा जब हटेगा तो फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा। ये डेवलपमेंट प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट। लेकिन मेल्स में क्या होता है, स्पर्म का जो बनना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं, उनका बनना ही स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद, 11 ईयर के बाद। लेकिन फीमेल में पैदा होने से पहले ही ये डिवीजन उसकी एपिथेलियल लेयर में शुरू हो जाता है। पहले बताओ, मुझे बात समझ आई नहीं आई? बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई, बोलो भाई।
कोई नया तो नहीं दिख रहा है, सब पुराने बच्चे ही हैं। क्लियर, ओके, ग्रेट, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब। गुड गुड, ठीक है, ध्यान समझिए। देखो यही कॉन्सेप्ट है जो आपको डेवलप करने, और यही कॉन्सेप्ट केवल क्लियरिटी चाहिए, ये नीट क्लियर करने के लिए बस यही क्लियरिटी चाहिए, है ना। अब देखिए, तो इसका मतलब ये एपिथेलियल जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने होंगे ये इन्हीं एपिथेलियल लेयर से बने होंगे। तो पेरिटोनियम सबसे पहली लेयर हो गई, पेरिटोनियम के नीचे जो लेयर हो इसको हमने एपिथेलियल बोला। अब इसी एपिथेलियल लेयर से प्राइमरी का मतलब होता है कवरिंग, इसी प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर अब ये फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। तो पहली स्टेज क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ये स्टेजेस दे रखी हैं, आप समझते जाइए। तो प्राइमरी फॉलिकल्स बनी, फिर फॉलिकल डिवीजन हुआ, तो क्या हुआ, ग्रोइंग फॉलिकल्स बनी। इन ग्रोइंग फॉलिकल से अब आप देख पा रहे हैं कि फॉलिकल के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो सेल्स है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिख रहा है आपको ना, ये जो पार्ट मैंने कलर किया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रेनुलर सेल्स होती हैं, बाकी जो आसपास पाई जाती हैं, ये वाला जो पार्ट, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाली जो लेयर्स होती हैं ये ग्रेनुलर सेल की बनी होती है, जोना ग्रेनुलोसा बोलते हैं, मैं बताऊंगा बाद में। ये ग्रेनुलर सेल्स की बनी होती हैं। यहाँ पर बीच में जो ग्रेनुलर सेल्स होती हैं ये सेल डिसॉल्व होने लगती हैं और डिसॉल्व होकर के लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे प्लांट के सेल में पड़ा होगा ना, वैक्यूल्स होती हैं, उस वैक्यूल जैसा ही स्ट्रक्चर बना लेती हैं, है ना। तो ये जो बीच में एरिया बन जाता है जिसमें लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, बाकी चारों तरफ पूरा ग्रेनुलर सेल है, और ये जो आपको लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया, इसको हम लोग कहते क्या है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एंट्रम, ठीक है। तो देखिए, फॉलिकल ग्रो होती जाती है, तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनी, फिर ये ग्रोइंग फॉलिकल, फॉलिकल ग्रो हुई, और फॉलिकल मैच्योरिटी के पास जब पहुंचती है, जब मैच्योर होने लगती हैं, तो इनके बीच के में ये ग्रेनुलर सेल डिसॉल्व हो जाती हैं और एंट्रम का फॉर्मेशन करती हैं। एंट्रम के साथ में ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज एग, है ना, एग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद ये जो जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर फॉलिकल को हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, जब 14वां दिन होगा, तो 14th डे पर आकर के ये फॉलिकल रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये एग को रिलीज कर देती है। अब ये देखिए, ओवम यहाँ पे रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होने के बाद, जो ओवम रिलीज हो जाता है, अब ये ओवम रिलीज होने के बाद यहाँ पे रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में अंदर चला जाता है। अब ओवम के रिलीज, ओवम तो रिलीज हो गया, लेकिन ये जो फॉलिकल रप्चर हो गई है, ये फॉलिकल क्या करती है, तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी तक क्या था, फॉर्मेटिव फेज था, मतलब यहाँ पर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो फॉलिकल यहाँ पर बन रही थी, आप समझिए बात को, समझते ये बात को, फॉलिकल बन रही थी। तो अभी क्या है, ये रिलीजिंग फेज थी, यहाँ पर एग बना और एग रिलीज हो गया। कहां पे रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। अब जैसे यहाँ पे एग रिलीज होगा, ये फेम्ब्रेनी इस तरह से एग को सक कर लेंगी, और एग को सक करने के बाद अपने अंदर ले लेंगी। अब ये एग को सक कर लेंगे, है ना। अब एग को सक करने के बाद होगा क्या, कि ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग रिलीज होकर के यहाँ पर चला जाएगा, राइट। ये कब होगा, 14th डे पे। इसके बाद ये जो आपकी फॉलिकल है ना, वो कवर, जिस कवर से एग निकल गया, है ना। तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये हमारी एक फॉलिकल थी, ये फॉलिकल थी, और फॉलिकल एक ऐसे गोला जैसा स्ट्रक्चर था। इस फॉलिकल के अंदर से ये जो एग हो गया, ये रिलीज हो गया। जब एग निकल गया, तो एग निकल जाने के बाद ये जो फॉलिकल बनी, ये क्या होगी, ये डिजनरेट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाएगी। ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। तो कार्पस ल्यूटियम क्या है, जो एग के रिलीज हो जाने के बाद जो फॉलिकल थी, वही कॉन्ट्रैक्ट होकर के कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है। ये कार्पस ल्यूटियम अब क्या करती है, अब हम इसको सीक्रेटरी फेज बोलेंगे। कार्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन्स को सीक्रीट करती है। सीक्रीट करने के अब आप देख रहे हैं कार्पस ल्यूटियम थोड़ी सी बड़ी हो रही है ना, थोड़ी साइज इसका बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली ये खत्म हो जाएगी। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28th डे होगा, तो वहां पर ये आपकी कार्पस ल्यूटियम
खत्म हो चुकी होगी और डिजेनरेट हो चुकी है। इस तरह से ओवरी के अंदर प्रोसेसेस चलती रहती हैं और हर बार हर 28 डे में दो चीजें होती हैं। अब दो साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो इंसिडेंसेस हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो इंसिडेंस, एक क्या हो रहा है, एक ये वाली प्रोसेस कहां चल रही है, ओवरी के अंदर। दूसरी प्रोसेस क्या चल रही है, दूसरी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर यूट्रस के अंदर की जो दीवार है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, ये दीवार बन रही है और बिगड़ रही है। तो पैरेलली दो जगह पर काम चल रहा है, एक काम चल रहा है कहां पे, ओवरी में, और दूसरा कहां पे चल रहा है, यूट्रस में। तो दो जगह पर प्रोसेसेस चल रही हैं। ये यूट्रस हो गया आपका, तो यूट्रस पे प्रोसेस, ये दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ ओवरी। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, और जिसको ना समझ में आया जहां पे वहां पे पूछिए। अब ये कोई मत कहना सर प्लीज रिपीट कंप्लीटली, कई सारे लोग ये भी कहते हैं बीच में नहीं रुकते, बोले सर रिपीट, बताओ जल्दी बोलिए भाई, जिसको जहां पे नहीं समझ में आया बताइए। देखिए भाई एक बार देखिए और बताइए मुझे। बोलो भाई, सब कुछ समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ समझ में आ गया, बोला ऐसे बोले समझ में आ गया। जुहा, द्रक्षा, यूट्रस में कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है बताता हूँ ऐसा, ठीक है जुहा क्लियर, द्रक्षा क्लियर, प्रांजल हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है। किस टाइप के चेंज, अच्छा ठीक है, वॉल में किस टाइप के चेंज होते हैं, यूट्रस में देखो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था, देखियो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि यूट्रस होती है, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। यूट्रस 3 लेयर की बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सबसे अंदर की यूट्रस में एक लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं एंड्रोमेट्रियम, ये वाली लेयर एंड्रोमेट्रियम। तो एंड्रोमेट्रियम लेयर जो होती है, ये लेयर जो होती है ये बनती और बिगड़ती रहती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो लेयर बनना शुरू हो जाती है, बनती रहती है। ये वैसे ही है जैसे कोकोनट के अंदर एक कवरिंग बनता रहता है, अंदर की तरफ एक मस्कुलर लेयर बनती रहती है, तो लेयर बनती रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो लेयर नहीं ब्रेक होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 28 डे में क्या होगा, ये जो अंडर वाली लेयर है, जिस लेयर को मैंने कहा एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी, और एंडोमेट्रियम लेयर के टूट जाने की वजह से मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो में ब्लड के साथ में ये जितनी सारी सेल्स होती हैं टूट के निकल जाती हैं और ये बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ये इस एंडोमेट्रियम लेयर के बनने की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है, ओवरी बनती आ रही है, एंडोमेट्रियम बनती आ रही है, और यहाँ तक एंडोमेट्रियम कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है। क्लियर है? तो एंडोमेट्रियम के बनने के और बिगड़ने की प्रोसेस ये पैरेलली ओवरी के डेवलपमेंट के साथ चलती रहती है। बताइए आप, और ये डायग्राम ऐसे आप नोट कर लीजिए जिस तरह से मैंने आपको करवाया है, ये कंप्लीटली नोट कर लीजिए। पक्का सबको क्लियर हुआ? कॉर्पस ल्यूटेम तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन ना हो, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए नहीं बेटा, कार्पस ल्यूटियम नहीं, कार्पस ल्यूटियम दोनों ही कंडीशन में बनता है, फर्टिलाइजेशन हो और चाहे ना हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में बनेगा। लेकिन ये हार्मोन कंटिन्यूअस सीक्रेट करता रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग को साइज क्या होता है जिशान? जिशान एग का जो साइज होता है ना वो 0.1 मिलीमीटर का होता है, दिखाई देता है, मैक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। तो सबको समझ में आ गया? सर एक बार मुझे ना ये रप्चर फॉलिकल के बाद वाला बता दो प्लीज। अच्छा, रप्चर फॉलिकल, देखो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम लेयर, जो अगर एंडोमेट्रियम लेयर, देखो क्या आप मेरी बात को समझना, ऐसा ध्यान समझना, होता क्या है कि 14th डे में एग यहाँ पे आ गया, यहाँ पर कहा फैलोपियन ट्यूब में। अब एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज होकर के एग आएगा और यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाएगा, यहाँ संकीर्ण हो जाएगा। अब अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगी। एंडोमेट्रियम ब्रेक ना होने पाए
इसके लिए जरूरी है कि कार्पस ल्यूटियम लगातार हार्मोन्स रिलीज करती रहे, और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और लगातार हार्मोन को रिलीज करती रहेगी और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एग आके यहां चिपक जाएगा। कार्पस ल्यूटियम थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों में, 2-4 दिन में डिजेनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्मोन्स नहीं रिलीज करेगी, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगी और एंडोमेट्रियम ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। अब बताओ ऐसा समझ आया? पक्का ना? 100% क्लियर कि कोई डाउट है? बोलो। हाँ जी शान, बताओ भाई। कार्पस वाला। हाँ क्या? कार्पस तुम मैसेज करो दोस्त, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैसेज करो। सर ये डिजेनरेटिंग फॉलिकल जो होता है ये कोई गार्बेज नहीं बनाता? नहीं, ये कुछ बनाता नहीं है, ये हार्मोन रिलीज करता है। नहीं नहीं सर, ये डिजेनरेट हो जाता है तो कोई मतलब गार्बेज नहीं क्रिएट करता नहीं, कुछ? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। नहीं बेटा, ये क्या होता है ना कि ये सब चीजें जो होती हैं ये डिजेनरेट हो जाती हैं, और डिजेनरेट हो जाने के बाद, ठीक है, ये डिजेनरेट हो जाने के बाद कंज्यूम हो जाती हैं, इसी में डिसॉल्व हो जाती है, कंज्यूम हो जाती हैं। ओके सर। हाँ, सर मतलब ऐसा कोई ये वाला ऐसा चीज, स्टेप और बताइए हाँ मैं समझ गया, सर। ये ये एज सच कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, ओके सर, ये वाला स्टेप और बता दीजिए, ग्रोइंग फॉलिकल से फॉलिकल नियर दी मैच्योरिटी वाला ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। हाँ, ऐसा थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रीट करता रहता है। बिल्कुल, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कार्पस ल्यूटियम का हार्मोन सिक्रीट होना जरूरी है। और इसकी और क्लियरिटी अभी जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगा ना, तो एक्चुअली मैं सभी हार्मोन्स को बताऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आयशा, अभी इसको मैं फिर से बताऊंगा, है ना? अभी तो सिर्फ मैं ओवरी के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और फंक्शन बता रहा हूँ, इसको हमें रिलेट करना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक, तो चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, फॉलिकल ग्रो होने के बाद ये ऊपर वाली जो लेयर है ये ग्रेनुलर सेल की बनी होती है, और ये आपका एग हो गया। एग भी डेवलप हो रहा है। अब जो ग्रेनुलर सेल्स होती हैं, ये बीच की जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये बीच वाली सेल्स धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती हैं। इस वाले एरिया में डिजेनरेट, डिसॉल्व होने लगती हैं। डिसॉल्व होकर के एक लिक्विड का फॉर्मेशन करती है, सर जेल जैसा सर ये स्ट्रक्चर बना। आई कहाँ से? ये इन्हीं सेल के डिसॉल्व होने से बनी। देखो ऐसा था, ये पूरी सेल थी, है ना? जी सर। ये सेल थी, यहाँ पे ये एग था, ठीक है। अब ये पूरी सेल्स हैं। हुआ क्या कि बीच में, इसमें बीच वाले एरिया में यहाँ पे सेल्स जो हो गई ना, वो घुल गई, डिसॉल्व हो गई और लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। समझ आया? ओके सर। बीच की सेल डिसॉल्व होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, है ना? सर जिसको क्यों? हमने क्या टर्म दिया? वो एंट्रम दिया। लिक्विड होगा हाँ, सर ऐसा होया क्यों? सर। ये एक्चुअली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, इसलिए। ओके और सर। यहाँ से एग को निकलना है, अलग होना है, इस पूरी बॉडी से अलग होना है। सर आगे का समझ में आ गया, बस यही मालूम करना। क्या क्या क्या? मैं बोल रहा सर यही समझ में नहीं आया था, ये समझ में आ गया बस। अच्छा, अभी समझ में आ गया। देखो अभी क्या है ना, ये एंट्रम बढ़ता जाएगा। ये देखो, ये हिस्सा जो निकल के आया, ये, ठीक है, ये इस लिक्विड से डिटैच हो गया पूरा, और डिटैच होकर बाहर निकल के आया। अब बताओ आयशा, समझ में आया? क्लियर है? ठीक, नोट कर लिया सबने? स्ट्रक्चर नोट किया जाए। यस सर। ठीक है, चलिए। ये कौन सा है इसमें? जिशान तुम मैसेज करो मेरे भाई, तुम्हारा नेट खराब, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो नोट करिए, चलिए। चलो नोट करना स्टार्ट करो। ओवरी, है ना? ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। स्ट्रोमा समझ में आ गया आप लोगों को? स्ट्रोमा का कोई और फंक्शन होता है स्पेसिफिकली? ये ओवरी का स्ट्रक्चर आपको नोट करना।
स्टोमेटा में भी होता है ना थोड़ा ऐसा बेटा, थोड़ा तेज बोलो। सर? स्ट्रोमा तो स्टोमेटा में भी होता है ये। अच्छा, स्ट्रोमा किसका बना होता है? दे आर जस्ट मेड अप ऑफ मसल्स, मस्कुलर टिश्यू। दे आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। प्लांट में भी सेम होता है? प्लांट में भी अरे सेम भाई होता है? किसकी आवाज आती है? हाँ, सब प्लांट में भी सेम होता है? नहीं ना, मस्कुलर टिश्यू प्लांट में थोड़ी होता है। पैरेन्काइमस टिश्यू। हाँ, प्लांट में पैरेन्काइमस टिश्यू से होता है ना? एग्जैक्टली। प्लांट में जो फिलर टिश्यू होते हैं वो पैरेन्काइमेस्टिक टिश्यू होते हैं, बट हमारी बॉडी में एज सच कोई फिलर टिश्यू नहीं पाया जाता है ना। प्लांट में तो क्या होता है, जहां पे कोई टिश्यू नहीं होगा वहां पैरेन्काइमेटिक टिश्यू हो जाएंगे, है। ओके। हमें ये जो बना होता है ना, ये मस्कुलर पार्ट का बना होता है, मसल्स का। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, मसल्स 3 तरह की पाई जाती है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक, है ना। तो ये अनस्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है। ठीक है, यस सर। चलिए नोट कीजिए। ovaries are composed of सर connective, ओवरी प्राइमरी सेक्स। हाँ, ovaries are primary sex organ, ये मैंने पहले लिखवाया। ovaries हाँ are उसके बाद primary sex organ. They are composed of connective tissue. They are composed of connective tissues. The stroma is the ground tissue. Stroma is the ground tissue. कनेक्टिव टिश्यू के बाद सर अरे यार, तुम बहुत पूछते हो मेरे भाई, तुम्हारा छूटता हो। जीशान, तुम नेट सही करो अपना, नोट करो फिर से। स्ट्रोमा इज ग्राउंड टिश्यू। टिश्यू के बाद है ये। हाँ, स्ट्रोमा इज ग्राउंड टिश्यू which is surrounded by germinal epithelium, which is surrounded by germinal epithelium. Full stop. Next point here. The outer covering is made up of peritoneum. The outer covering is made up of peritoneum. Next point. The follicle get mature and becomes Graafian follicle. The follicle get mature and become Graafian follicle, comma, it contain large ovum. It contain large ovum. सर मैच्योर के बाद क्या है सर? Mature Graafian follicle. The follicle contain a large ovum surrounded by एक बारी ग्राफिन फॉलिकल के बाद बोलना प्लीज। हाँ, ग्राफियन फॉलिकल, इसके बाद मैंने बोला
The follicle contain surrounded large ovum surrounded by many layers of follicle. Many layers of follicle cell. Next point. अब यहां पे कार्पस ल्यूटियम की बात की जा रही है, एक तो रिलीज हुआ है। The follicle cell secrete estrogen. The follicle cell secrete estrogen into blood. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The mature follicle after releasing egg. फॉलिकल एक ग्लैंड है, फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है, ये खोखला स्ट्रक्चर है ना, इसको हम तो फॉलिकल। ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, तो ये ग्लैंड ये हुआ ना? कार्पस ल्यूटियम से, हाँ ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। नहीं, ग्लैंड। ग्लैंड, हाँ वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ओवरी, मैंने स्टार्टिंग में, अच्छा लास्ट क्लास में आप नहीं थे, मैंने बताया था कि ओवरी दो तरह के फंक्शन, हाँ ये ग्लैंड की तरह फंक्शन, ओवरी खुद में ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है, समझो ऐसा। ओवरी देखो, ओवरी एग रिलीज कर रही है ना बाहर, और डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एग रिलीज कर रही है, तो कैसे हो गई? एक्सोक्राइन हो गई है ना। उसके बाद देखो क्या करे, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बनना है, कार्पस ल्यूटियम ब्लड में हार्मोन रिलीज कर रही है, तो कैसे हो गई? एंडोक्राइन। मैंने हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओवरी क्या है, सो ओवरी इज ए टाइप ऑफ ग्लैंड। किस तरह की ग्लैंड है? इट्स ए डुअल ग्लैंड, बोथ काइंड ऑफ ग्लैंड। इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारी बॉडी में दोनों तरह से फंक्शन करने वाली दो ग्लैंड है, पैंक्रियाज और ओवरी। याद आया? यस सर। पैंक्रियाज हमने पढ़ा था 11th में, दोनों है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कार्पस ल्यूटियम को कह के पूरे ओवरी को एक ग्लैंड कह दिया है, क्योंकि कार्पस हाँ, हमने ओवरी को ही ग्लैंड कर दिया। और कार्पस ल्यूटियम को हम कह सकते हैं, कार्पस ल्यूटियम इज ए फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच सीक्रेट एस्ट्रोजन। ओके, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट नोट करेंगे, द मैच्योर फॉलिकल आफ्टर रिलीजिंग एग, becomes carpus luteum. तो आफ्टर के बाद, आफ्टर रिलीजिंग एग, हेलो, हाँ मेरे भाई, आफ्टर रिलीजिंग एग becomes carpus luteum. कार्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का सिर्फ एक ही मेन फंक्शन है ना, हार्मोन रिलीज करना। हाँ हार्मोन, हाँ राइट, और इसका एक ही फंक्शन है हार्मोन रिलीज करना, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। द कार्पस ल्यूटियम कंटेन येलो पिगमेंट। तो कार्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है? येलो होता है। कार्पस ल्यूटियम कंटेन द येलो पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटिन। अंडरलाइन करेंगे, LUTEIN, contain yellow pigment lutein. It also secrete, अब समझो एस्ट्रोजन क्या मेंटेन करता है? यार तुम कहां गायब हो जाते हो मेरे भाई बीच बीच में, नोट करो। कार्पस एक बार ल्यूटियम, रिपीट कर दो सर। हाँ भाई रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुम थोड़ा सा नेट पे अपने काम करो, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे तो हम लोग सिलेबस नहीं कर पाएंगे ना।
अरे सर यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि नेट की प्रॉब्लम अच्छा हाँ, तो मैसेज करो, मैसेज किया करो, ठीक है ना, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। कार्पस ल्यूटियम contain a yellow pigment called lutein, ये लिखा है yellow pigment called lutein। हाँ secrete, ये भाई मेरे लिखा नहीं नीचे, ये LUTEIN, कार्पस ल्यूटियम also secrete प्रोजेस्टेरोन। कब? कार्पस ल्यूटियम also secrete प्रोजेस्टेरोन। तो पहले कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन एग रिलीज करने के बाद, उसके बाद जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती तो कार्पस ल्यूटियम, नोट करो, कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट। हाँ मेरे भाई बोलो, भाई कुछ बोलोगे भी, बोलो यार, यार आवाज नहीं आ रही मेरे भाई, तुम यार मैसेज क्यों नहीं करते भैया? मैं सबको म्यूट कर दूंगा अभी, मैसेज करो ना। मैसेज करो। कार्पस ल्यूटियम, हाँ लो, ये मैसेज कर रहे हो क्या? क्या क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, क्या लिखा तुमने बॉक्स बना के सीक्रेट के बाद? तो नोट करो, कार्पस ल्यूटियम ऑल्सो सीक्रेट, ये लिखा तो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आफ्टर achieving pregnancy and it releases relaxin hormone at the end of pregnancy। तो समझिए मेरी बात को, एग रिलीज हो जाने के तुरंत बाद कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है। अगर प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो कार्पस ल्यूटियम अपना काम करती रहेगी, पहले प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। हाँ, एट अचीवमेंट ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, डिजेनरेट नहीं होगी, ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगी, उसके बाद रिलैक्सिन सीक्रेट करेगी। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी, एबॉर्ट हो जाएगा बेबी, है ना। और फिर क्या होगा, जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है तो कार्टिलेज को रिलैक्स करने पड़ते हैं, पेल्विक गर्डन के कार्टिलेज को रिलैक्स करने के लिए वो रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, समझ आ गया कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन? ऐसा अभी क्लियर हुआ? यस सर सर। मतलब जितने भी हार्मोन्स मेनली होते हैं फीमेल्स में, वो सारे कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलीज करता है। हाँ प्रांजल क्या पूछ रहे हो, थोड़ा तेज बोलो बेटा। मतलब सर मेनली जो फीमेल बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, सारे कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलीज करता है। हाँ राइट, वो यही रिलीज करता है। ठीक है, और जितनी भी देखो, जो एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है ना। और जितनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, दे आर नथिंग, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, वो आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन हार्मोन ही होता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, है ना। ये था हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, ओवरी के बारे में। अब बताओ सबको क्लियर है 100%? यस सर। ठीक है, बाकी फीमेल सेक्स ऑर्गन पूरा मैं पढ़ा चुका था। ठीक, अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। अच्छा
चलो ग्रेट, सबको समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। तो मैं ये डायग्राम हटा लेता हूं, आपने होप आप सबने डायग्राम नोट कर लिया होगा, और जितने सारे मैंने टैगिंग किए वो सब नोट कर लिया होगा। चाहिए डायग्राम्स कहाँ से मिलते हैं आपको? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, अगर वो ना हो, है ना। अच्छा कुछ कह रहे थे क्या आप लोग? सर, आपको कहाँ से मिलते हैं ये डायग्राम्स? ये ये डायग्राम तो मैं निकालता हूँ नेट पे, उसके बाद फिर देखो मैं लिख देता हूँ ना इसके ऊपर, है ना, तो ये कंप्लीट हो जाता है। आप लोग उतार लेते हो डायग्राम, कॉपी करते हो नहीं करते हो? यस सर, सही कर सी लिया। बताओ, कर लेते हो ना, ठीक है। तो ऐसे कॉपी कर लिया करो, है ना, ठीक। क्योंकि ये देखो, दिस इज द इजीएस्ट वे। पता क्या, अभी आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, फिर जब आप रिवीजन करते हो ना, और ये पूरा का पूरा डायग्राम जो मैंने एरो बना बना के आपको समझाया है, जब ये आपके सामने होता है ना, तो सब आपको एकदम बिल्कुल पूरी क्लास क्लियर हो जाती है ना। और ये बहुत जरूरी है, पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, ठीक। अब देखो थोड़ा सा, सर स्केच वाला निकालिए करा, क्योंकि वो बनाने में ना थोड़ा आसानी रहती है। क्या स्केच वाला क्या करूं, मिटा दूं? ये नहीं 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 सर, ये जब आप डायग्राम निकालते हैं ना, तो ये थोड़ा स्केच वाला निकालिए करे, क्योंकि वो सर बनाने में थोड़ी आसानी रहती है। अच्छा ठीक है यार, एक्चुअली क्या ना, स्केच वाले डायग्राम में थोड़ा सा जैसे मैंने ये बता दिया, एग रिलीज हो रहा है, एंट्रम, थोड़ा क्लियरिटी नहीं होती है। कहे तो सही रहे हो, वो डायग्राम बनाने में आसानी होती है। देखो आप लोग बना लो, अगर कोई डायग्राम में कहीं पे वो हो तो मुझे बताना, मैं डायग्राम बना के सेंड कर दूंगा अपने हाथ से, ठीक है ना। अगर ऐसा कहीं पे लगे सो मैं खुद में डायग्राम बना दूंगा, राइट। ओके तो सर मैं दोबारा नेट पे से निकाल के बनाता। अच्छा अच्छा, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ब्रीस्ट के बारे में, है ना, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, है ना। मैं अब इसको हटा देता हूँ। बोर्ड शेयर कर देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम देखिए। अब क्या है कि ओ, अब देखो हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में, है ना, जिसका आप बोल रहे थे, अभी मैंने बताया नहीं, लास्ट थिंग यही है, ब्रीस्ट। ब्रीस्ट का स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। तो ये समझ लीजिए, ये रिब्स वाला स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन की रिब हो गई। तो हमारी जो पसलियां होती हैं रिब्स होती हैं, ये रिब्स। ये आप मान लीजिए लेटरल सेक्शन है, एलएस है ना। तो ये हमारी रिब्स हो गई, रिब केज इनफैक्ट, और ये हमारे रिब्स से बीच बीच में रिब्स होती है। ये हमारी रिब्स हो गई, ठीक है। अब देखिए रिब्स के ऊपर कुछ मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारी ये जो मेमोरी ग्लैंड्स फिनिश होती है, ये वाली हमारी 6 रिब के पास तक होती है। सो दिस इज 6th रिब। तो मेमोरी ग्लैंड ये 6th रिब के पास होती है, 6th रिब। तो मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट होती है फर्स्ट रिब से, दिस इज फर्स्ट रिब, पहली वाली रिब से। तो फर्स्ट रिब से 6th रिब तक मेमोरी ग्लैंड्स होती है। अब देखो इन मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक मस्कुलर लेयर होती है, तो इसके ऊपर हमारी ये मस्कुलर लेयर होती है। इट्स ए मस्कुलर लेयर। ये मसल्स, मसल। अब इन मसल्स के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स में, है ना, फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इन्हीं मसल्स के साथ में मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू बना देता हूँ। ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू क्लियर होगी। कनेक्टिव टिश्यू,
और ये आउटर स्किन हो गई। दिस इज आउटर स्किन। This one is outer. इसके अंदर बहुत सारी ये इसकी ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, है ना। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ये मिल्क सिक्रेटिंग ये ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ये इस तरह के दे आर ग्लैंडुलर सेल्स। ये सब ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जिनको आप मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो मिल्क सीक्रेट करने का फंक्शन करते हैं। देखिए अब इनमें क्या होता है, यहाँ पर चारों तरफ से आकर के ये मिल्क डक्ट होती हैं। डक्ट मीन्स क्या होती है, नलियां, है ना। तो मिल्क डक्ट होती हैं। तो ये मिल्क डक्ट इन्हीं के बीच से आती हैं, जो मिल्क लेकर के आती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर के फ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये आकर के फ्यूज हो जाती है। ये सब आकर के फ्यूज हो जाती है। तो इनको हम बोलते हैं मिल्क डक्ट बोलते हैं, मिल्क डक्ट बोलते हैं। और ये ग्लैंडुलर टिश्यू लिख दिया, नहीं लिखा, दे आर ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया, और दे आर मिल्क डक्ट, दे आर निपल्स। मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और बर्थ के बाद मिल्क का फॉर्मेशन होना ही लैक्टेशन कहलाता है। डन, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, ओके ग्रेट। तो चलिए आप नोट कीजिए, मेमोरी ग्लैंड्स आर कंपाउंड ग्लैंड्स। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड किस चीज का मॉडिफिकेशन है, किन ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है? नोट कीजिए, मेमोरी ग्लैंड्स आर कंपाउंड ग्लैंड्स, दे आर मॉडिफाइड। कौन सा? दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन। सर कंपाउंड के बाद क्या बोला? मेमोरी ग्लैंड्स आर कंपाउंड ग्लैंड, they are modified sweat glands। तो ये स्वेट ग्लैंड्स क्या है सर? भैया पसीने आने वाली जो ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है, स्वेट माने पसीना होता है, तो पसीने वाली जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में उनको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। इन्हीं का मॉडिफिकेशन है मेमोरी ग्लैंड्स।
Next point. Okay, sir. These glands open on nipples. These glands open on nipples by lactiferous duct. ये बात नहीं करो, ये बंद कर दिया करो यार, ये अपना माइक्रोफोन. These glands, जिशान तुम माइक्रोफोन बंद नहीं करते यार बात पूछने के बाद क्वेश्चन. These glands are called lactiferous. These glands are called lactiferous duct. Lactiferous duct. नोट किया? These glands open into nipple by lactiferous duct. Milk duct को ही हम लोग बोलते हैं lactiferous duct. Lactiferous duct. Next point. A nursing mother produces 1 to 2 liter of milk. 1 to 2 liter of milk per day. Liquid, sir. Liquid, sir. क्या हो गया? ठीक है. लिक्विड का तो साइड बार. ठीक है मेरे भाई, नोट करो. A nursing mother produces 1 to 2 liter of milk per ये day. जो ग्लैंडुलर टिश्यू है यही मैमरी एल्वियोलस है ना? राइट. एल्वुलाई का मतलब होता है जब बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज. देखो ग्लैंडुलर टिश्यू किसका बना होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, है ना? ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल का बना होगा, और बहुत सारी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल एक गुच्छे में इकट्ठा हो जाएंगे, एक बंच में इकट्ठा हो जाएंगे ना, है ना? तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एल्वुलाई बोलेंगे, है ना? ठीक है, नोट करेंगे. ऑन द इन्फेंट्स बर्थ, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द इन्फेंट बर्थ. ऑन द इन्फेंट्स बर्थ द हार्मोन बच्चे की बर्थ के बाद हार्मोन प्रोलैक्टिन. ऑन द इन्फेंट्स बर्थ द हार्मोन प्रोलैक्टिन stimulate the production of milk. Stimulate the production of milk and the hormone oxytocin and the hormone oxytocin causes release of milk as the infant sucks the breast. One last point. Milk glands are rudimentary in males. तो मुझे मिल्क ग्लैंड्स मेल में एक्टिव क्यों नहीं होती? मिल्क ग्लैंड मेल में एक्टिव क्यों नहीं होती? बोलो जल्दी बताओ. सर उनमें प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन नहीं होता इसलिए. मेल में प्रोलैक्टिन से पहले किसका सिक्रीशन होता है? एस्ट्रोजन का. देखो प्रोलैक्टिन तो ऐसा बर्थ के बाद पैदा होता है, निकलता है ना, इसके पहले. तो मेल्स में एक्चुअली क्या होता है ना
कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत लो होता है, जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यही क्वेश्चंस होते हैं नीट के और कोई नहीं। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन in male checks the development of सर क्या बोल रहे हैं? चेक्स? development of सर चेक्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? checks checks low level of estrogen checks in male the development of secretory tissues. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। बताइए किसी को कहीं कोई डाउट हो बताइए। सर एक हार्मोन होता है, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम करके ऐसे कुछ, जो बहुत जरूरी होता है उसका अच्छा नाम? ठीक है, देखो देखो बताता हूँ, वेरी गुड, सही क्वेश्चन पूछा। एक वो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम, क्या नोट कर लो। कोलेस्ट्रम इज द डार्क येलो कलर्ड milk secreted immediate after the birth of a baby. It is very important for newly born babies, at it contain high amount of antibodies which protect infant from diseases. तो ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसको सिर्फ फीडिंग कराई जाए। रीजन क्या होता है, जो पहले 4-5 दिन 6 दिन हफ्ते भर तक जो मिल्क लगाता है, गाढ़ा डार्क कलर का मिल्क, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज होती हैं। नए न्यूली बॉर्न बच्चे में एंटीबॉडीज कोई नहीं होती, उसकी खुद की बॉडी की कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, वो अपनी मदर की बॉडी से इम्यूनिटी लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं इनमें पैसिव इम्यूनिटी पाई जाती है। क्लियर भाई लोगों? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो बताइए। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां तक देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको ये जितने सारे हार्मोनल बताए, ये हार्मोन्स जितने सारे बताए, मैंने ओवरी जो आपको पढ़ाया, ओवरी, ठीक है, और अच्छा पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। हालांकि ऐसा भी मैं डिजीज वाले में बताऊंगा कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, एक्टिव पैसिव, तब तक के लिए बता देता हूँ। देखो समझो, अभी क्या हुआ कि कोई डिजीज आई, जैसे समझो बात को, किसी बंदे को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया, तो हुआ यूं कि कोरोना का वायरस आया और वायरस आकर के उसी की बॉडी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई और उसकी एंटीबॉडीज ने कोरोना को बीट कर दिया। तो उस बंदे के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई कोरोना के खिलाफ, अब उसको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता जिसको एक बार हो गया। रीजन ये कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी उसके शरीर में खुद डेवलप हुई, ये एक्टिव इम्यूनिटी थी। दूसरा, कोई आदमी कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी वीक है या वो बूढ़ा है, तो उसकी वो कोरोना से उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन नहीं, बस उतने अमाउंट में नहीं बन रही जितने अमाउंट में फाइट किया है। तो आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनसे ब्लड निकाला जाएगा, उनका प्लाज्मा निकाला जाएगा। वो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में एक्चुअली एंटीबॉडीज डिसॉल्व है। अब हमने क्या किया, उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी को किसी पहले से कोरोना हुए आदमी का प्लाज्मा डाल दिया और वो आदमी ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। जो वैक्सीन लगाते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी।
जो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होती है वो एक्टिव नहीं। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे चल के डिजीज वाले चैप्टर। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? तो बच्चे की खुद की कोई इम्यूनिटी नहीं, वो अपनी मदर से इम्यूनिटी ले रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, है ना, कैसे कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटो का मतलब होता है गैमीट और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट जब मेल में बनता है तो मेल में गैमीट कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहां बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहां बनते हैं? तो ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग में हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल्स हैं, इन्हीं में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को ही हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब आइए ऐसे हम लोग बात करते हैं फीमेल। तो ह्यूमन के फीमेल में एग कहां बनता है? ओवरी में। ओवरी के अंदर कहां पे बनता है? अभी हमने पढ़ा जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है, इस जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर क्या बनता है? एग। इस एपिथेलियल लेयर से, है ना, एग के बनने की प्रोसेस को सब क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस दो तरह की हो सकती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल में होती है, दूसरी oogenesis जो कि फीमेल में। क्लियर भाई लोगों को, समझ में आया? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना। ठीक, तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या। आप देखो, स्लाइड चेंज करता हूं। अब आते हैं भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन। सर वो स्क्रीन फिर से दिखा दीजिए, मैंने नीचे का नहीं लिखा अच्छा था। ठीक है, स्क्रीन। अच्छा ठीक है, ये और एक काम करो, गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन में लिख दो, क्योंकि आपको ये आपको प्रिपेयर रहना है स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, इसलिए चीजें साथ साथ लिखते जाइए। नोट कर लिया? यस सर। ठीक, तो नोट कीजिए, गैमेटोजेनेसिस, हेडिंग है गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
formation of haploid gamete, the process of formation of haploid gamete from undifferentiated diploid cells from undifferentiated diploid germ cells in gonad is called gametogenesis. Next point, it may be of two type. Spermatogenesis may be of two type, spermatogenesis and oogenesis. अब फर्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो हमारी फर्स्ट हेडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होती हैं कि हमारी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है। सबसे पहले जो सेल्स है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल होगी। इसमें कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं? इसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद है। मतलब कि ये कैसी है? ये एक डिप्लॉइड सेल। अब क्या होता है, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करती है ना। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल मल्टीप्लाई करती है और एक सेल मल्टीप्लाई होकर के दो में कन्वर्ट होती है। फिर ये फर्दर सेल फिर से डिवाइड करती हैं और 2 से 4 सेल में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, सेल डिवाइड करती है, एक सेल 2 में डिवाइड कर जाती है। सिंगल सेल है, ये 2 में डिवाइड करती है। फिर फर्दर ये दो सेल्स हैं, ये 4 में डिवाइड कर जाती हैं। और देखिए ये सब डिप्लॉइड सेल्स हैं। सभी सेल्स कैसी सेल हैं? दे ऑल आर डिप्लॉइड सेल्स, सभी डिप्लॉइड सेल। 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, और ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। तो ये डिवाइड की है ना। इनको हम लोग कहते क्या है? इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि एपिथेलियल सेल डिवाइड करती हैं। एपिथेलियल सेल या जर्मिनल सेल के डिवाइड होने से जिनका फॉर्मेशन होता है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरी बात, आखिर इनका डिवीजन हुआ कैसे? इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, तो डिवीजन माइटोसिस के थ्रू हुआ। और माइटोसिस को हम आप जानते हैं इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होते। तो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, ये इक्वेशनल डिवीजन है। अब यहाँ पर अभी जर्म सेल क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज।
तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज आती है। मल्टीप्लिकेशन फेज वो फेज है जिस फेज में गैमीट डिवाइड करते हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में के बाद क्या होता है, अब इनमें ग्रोथ होना शुरू होती है। अब इनमें से सभी जो ये स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करते हैं, अपने अंदर प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करने के बाद अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो अब ये थोड़ा इनका साइज बड़ा हो जाता है, और अब साइज बड़ा होकर के अब हम इनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, अब इनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, ये भी डिप्लॉयड है, 2n है, इन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आखिर डिफरेंस क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया में सिर्फ डेवलपमेंट का डिफरेंस है, और बाकी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां से लेकर के यहां तक ग्रोथ हुई है, इसीलिए इस सेकंड फेज को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फेज। तो सेकंड फेज क्या है? ग्रोथ फेज है। अब ग्रोथ फेज में होता क्या क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, मैं यहीं पे राइट में लिख देता हूं, और आपको भी क्या करना है, यहीं पे डायग्राम में राइट में लिख लेना है कि क्या क्या ग्रोथ हुई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, accumulation of प्रोटोप्लाज्म। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, और क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत सारा डीएनए इकट्ठा हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का कंटेंट बढ़ गया, सेल की ग्रोथ हो गई, सेल का साइज भी बढ़ा, सेल ग्रोथ हो गई, है ना, सेल ग्रोथ इन साइज, ये ग्रोथ फेज हुई। अब इसके बाद ग्रोथ फेज के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं, ये डिवाइड करना शुरू करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड करना शुरू करती हैं, अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग। अब देखो अब डिवीजन कैसे हुआ, अब भाई साहब हो रही मियोसिस। अब पहले होगी मियोसिस फर्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब यहाँ पे आधे हो जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे होगी मियोसिस फर्स्ट। तो डिवीजन हुआ, दिस इज मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में कितनी सेल्स बनी, 2 सेल बनी। अब ये हैप्लॉइड हो गए, मतलब कितने हैं, 23 क्रोमोसोम। इसके बाद फिर से इसमें डिवीजन हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ, और 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 और 4। सब में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, n n n और n, मतलब सभी में 23 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा फिर से जो डिवीजन हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज मियोसिस। तो ये हुआ मियोसिस डिवीजन, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के थ्रू स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। इनको अभी भी हम स्पर्म नहीं बोल सकते। अब इसके बाद क्या होता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, ग्रोथ होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, ये स्पर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को और स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब इनमें टेल का डेवलपमेंट हो जाना, हेड का डेवलपमेंट हो जाना, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ का या स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन एक ही चीज है? हाँ बेटा, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन एक ही चीज है? नहीं बेटा, अलग अलग है। देखो
स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, स्पर्म बनना, ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस, समझो ये बात को, ये पूछा जा चुका ऑलरेडी नीट में। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? स्पर्म का मेटामॉर्फोसिस हो जाना। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब इन गोल सेल से स्पर्म जैसे सेल में फॉर्मेशन हो जाना। दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आपने एक टर्म क्या पूछा अभी? स्पर्मिएशन। परमिएशन, हाँ जी। हाँ, स्पर्मिएशन का मतलब होता है स्पर्म का रिलीज हो जाना। ठीक है, तीनों अलग अलग टर्म ओके है, सर। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन। ठीक है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। तो देखिए यहां पे 3 फेज हो गए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, 3 फेज। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज मैचुरेशन फेज। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे पूछे। कहीं पे डाउट बताइए। नोट कर लिया क्या? सर स्पर्म जेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस क्या है? आयशा थोड़ा तेज से बोलो बेटा। सर ये स्पर्मियोजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस क्या हुआ? आई मीन इसका क्या देखो, रिलेशन? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि उनके शेप का चेंज हो जाना, फॉर्म का चेंज हो जाना, है ना, शेप का चेंज। मेटामॉर्फोसिस जैसे एक उसे मैगट से बटरफ्लाई का बनना, है ना, दैट इज मेटामॉर्फोसिस, उसके फॉर्म का चेंज हो जाना। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस होना ही स्पर्मियोजेनेसिस। इसके पहले जो आपकी सेल्स हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद सब सेल्स अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। सेल्स के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है ना? तो सिंपल इस तरह की सेल से इस तरह के स्पर्म जैसे शेप का बन जाना, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस जेनेसिस। मेटामॉर्फोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? सर माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और सर नीचे माइटोसिस भी में, डिवीजन के माइटोसिस में मियोसिस, ये तो मियोसिस है। नहीं, वो सबसे ऊपर सर हाँ माइटोसिस है ना। हाँ, तो ये सर इसमें माइटोसिस है। तो सर इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिवीजन के बाद, और सर हाँ तो यहाँ पे देखो, भी तो क्या कहते हैं, सेकंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो सर ये माइटोसिस नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, मियोसिस हमेशा 2 पार्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ये होती बिल्कुल प्रोसेस माइटोसिस जैसी ही है, लेकिन इसको माइटोसिस नहीं बोलते। ओके सर, यही डाउट दिस इज हाफ मियोसिस, ये मियोसिस आधी मियोसिस है। डन? क्लियर भाई सबको? सर। तो ऐसा क्यों है ऐसा समझा नहीं क्या? ऐसा सर? क्यों? तो ये वाला, जी जी ये वाला, सर। अच्छा अच्छा, इसको इसलिए बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस में, माइटोसिस में जो टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है, टेट्रावैलेंट से 2 बाइवैलेंट अलग हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे बाइवैलेंट जी हाफ सर। हाफ नहीं होते। इसमें क्या होता है, बाइवैलेंट हाफ हाफ टूट जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले केस में क्या है कि आपने देखा होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे से काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। माइटोसिस में कभी काइनेटोकोर ब्रेक नहीं होता, लेकिन मियोसिस में काइनेटोकोर ब्रेक हो जाता है। दैट इज डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस थोड़ी है सर? बहुत सारे डिफरेंस। जेनेटिक मटेरियल, जब भी मियोसिस, अगर और सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि जब माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस होने में हर सेल के ब्रेक होने के पहले डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस होने में हर स्टेप के बीच में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। लेकिन मियोसिस में, मियोसिस होने के पहले एक बार डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है, उसके बाद मियोसिस में डीएनए के सिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है, डीएनए कंटेंट कभी डबल नहीं।
इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ये भी एक difference ओके सर। है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी same। ठीक भाई, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसको लिख भी लेंगे, थोड़ा सा लिखवा दूंगा इसमें, और हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। सर कोई डाउट नहीं बैकअप किसी को? क्लास। बैकअप क्लास यार, ये टाइमिंग का थोड़ा सा मुझे नहीं पता होता ना कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास कब होती है, तो मैं मतलब मैं अपने हिसाब से तो नहीं कर सकता है ना। मैं तो बोल दूंगा, पता लगा मैंने जो टाइम आपको दिया उसमें आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री क्लास, तो मैं निष्कर्ष जी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं उनको अपना अवेलेबल टाइम बताता हूँ, फिर वो बताते हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास है कि नहीं है, तो वो आपको मैसेज करते होंगे ना क्लास से पहले, निष्कर्ष जी? यस सर। यस सर करते हाँ हैं। हाँ, तो ठीक है, वो आपको मैसेज कर देंगे, मैं उनसे एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा, है ना। जो तो जो आप लोगों का और हम दोनों का फ्री स्लॉट मैच करता होगा ना, उसी में बैकअप क्लास रखते हैं, ठीक है? ओके राइट, सर। ठीक है, यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।